हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 18 है। अभी तक हम टोटल 17 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइंस के होते हैं। और ये 2021 में जो पेपर होने वाला है एमपी पुलिस का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और हर एक क्वेश्चन की कम से कम 4 से 5 अगर हम डिटेल डिस्कस करते हैं तो ये मान लो कि हर लेक्चर में हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब यदि अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आती है और पेपर तक हम इसे कंटिन्यू रखेंगे तो साइंस में आपका 100% रिजल्ट रहेगा। ठीक है, पर यही है कि आप इसे कंटिन्यू रखिए और जो भी चीज़ें मैं एडिशनल जानकारी बताता हूँ आप इसे याद रखिए। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 491 नंबर का है। इसका ये मतलब है कि इससे पहले के जो लेक्चर आए हैं उसमें हम 490 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कूलॉम, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है वाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि आवेश की एसआई इकाई क्या होती है तो कूलॉम होती है। ठीक है, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, वैसे यहाँ अगर एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखो एम्पियर किसकी इकाई होती है तो धारा की, वॉट शक्ति की इकाई होती है और कार्य की इकाई क्या होती है जूल। तो याद रखिएगा कि जो कूलॉम है ये आवेश की है, एम्पियर विद्युत धारा की, वॉट हो जाएगी शक्ति की इकाई और जूल हो जाएगा कार्य की यूनिट। ठीक है, और ऊष्मा की यूनिट भी क्या होती है जूल होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 492 नंबर का कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है। ठीक है, नाविक मतलब जो एक नाव जो चलाता है वो जब आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। इस उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपने पीछे के सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं तो आपको ये पता चल चुका होगा। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन गति का दूसरा नियम, सेकंड ऑप्शन है गति का पहला और दूसरा नियम, थर्ड ऑप्शन है गति का तीसरा नियम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गति का पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर गति का तीसरा नियम। हम इतना जानते हैं कि जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है यह बताता है कि क्रिया के विपरीत क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। तो नाव से जब कूदेगा एक व्यक्ति तो नाव को पीछे की ओर ढकेलेगा और वो आगे की ओर कूदेगा तो जितना वो आगे की ओर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, इसीलिए न्यूटन का थर्ड नियम काम करेगा। ठीक है, और वही हम ये बोल सकते हैं कि यदि आप कुएं से पानी खींच रहे हैं और अचानक रस्सी टूट जाती है और आप पीछे की ओर गिर जाते हैं तो ये भी गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल होगा। और रॉकेट का उड़ना भी, ठीक है, रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है इसका मतलब यहाँ पर जितनी क्रिया ये पीछे लगाएगा उतनी प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगेगी। तो यहाँ पे भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है। या फिर अगर आप किसी छत से नीचे कूदते हैं, फर्श पर अगर कूदते हैं तो आपको जो चोट लगती है वो भी न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना फोर्स आप फर्श पर लगाते हैं उतना ही फोर्स फर्श आप पर लगाता है। अगला क्वेश्चन है 493 की निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल है तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ये जो 4 एग्जाम्पल आपको नीचे लिख रखे इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है पटाखे का विस्फोट, सेकंड ऑप्शन है एक टार्च को ऑन करना, थर्ड ऑप्शन है एक टार्च को ऑफ करना और फोर्थ ऑप्शन है एक पेंडुलम का झूलना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि पेंडुलम झूल कब रहा है, एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, जो घड़ी में एक सेल लगता है वो, और सेल में स्थितिज ऊर्जा पहले से, मतलब ऐसे तो रासायनिक ऊर्जा है तो वह रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है तो पेंडुलम का झूलने में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 एग्जाम्पल के अनुसार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में किस में कन्वर्ट हो रही है तो एक पेंडुलम के झूलने से। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है तो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण होता है पीई बराबर से। ठीक है, पीई बराबर से mgh होता है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण, और गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है ke बराबर से हो जाए ke बराबर से हो जाएगा 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 494 की संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा 10th क्लास की अगर NCERT आपने पढ़ी होगी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एल्काइन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ समावैली, थर्ड ऑप्शन है एल्केन, फोर्थ ऑप्शन है एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे एल्केन कहा जाता है। ठीक है, तो एल्केन का एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपने पढ़ा होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। और एल्केन श्रेणी का जो
फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला, ठीक है। और इसके अंतर्गत आता क्या है, मेथेन आता है, CH4, ठीक है। अब ये संतृप्त कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, मतलब जितनी कार्बन की संयोजकता उतने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, इसीलिए CH4 बना रहा है। तो जैसे अगर हम CH4 लिखे, ये मेथेन है, C2H6 लिखे तो ये हो जाएगा एथेन, C3H8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन के बाद आ जाएगा C4H10, ये जाएगा ब्यूटेन, और ये C5H12 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पेंटेन, और C6H14 हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो ये है मेथेन, ये एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है। ये सब के सब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें जितने कार्बन की संयोजकता होती है उतने हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। परंतु देखो जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो हम ये एल्केन श्रेणी होती है, जब डबल बॉन्ड रखता है तो ये होती है एल्किन श्रेणी, और जब 3 बॉन्ड लगते हैं तो ये होता है एल्काइन श्रेणी। याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसको बोलते हैं एल्केन श्रेणी, डबल बॉन्ड लगा है तो एल्किन श्रेणी, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 495 का, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ठीक है। तो रिकेट्स बीमारी आपने सुना होगा, तो यह किसकी कमी से होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी, और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से होता है क्या, रिकेट्स होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि रिकेट्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सूखा रोग, ठीक है। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो सूखा रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि सूखे रोग को ही कहा जाता है क्या, रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी किसमें, वसा में घुलनशील होता है। ये आप याद रखना कि जो विटामिन डी है वो वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। याद रखना कि जो रिकेट्स बीमारी है ये बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, परंतु अगर प्रौढ़ में बात करें, मतलब बुजुर्गों में, विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रियो मलेरिया होता है, ठीक है। ऑस्ट्रियो मलेरिया होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आया है विटामिन ए का नाम, तो विटामिन ए का नाम आप विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन, वैसे इसकी कमी से होता है बेरी, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 होता है। तो याद रखना कि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और उसका फॉर्मूला है C6H8O6, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर पहला था कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 496 नंबर का कि खालिस्तान नग्नबीजी होते हैं, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो नग्नबीज है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाइनस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नींबू, थर्ड ऑप्शन है गाजर, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गेहूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर की जो पाइनस है वह नग्नबीज होते हैं, ठीक है। जो पाइनस है वह नग्नबीज होते हैं। और भी चीज़ें अगर आप पाइनस के बारे में याद रखो तो जो पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा, ठीक है, ये एक पौधा, ये पेड़ है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये पाया जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। तो पाइनस से प्राप्त होने वाला जो चिलगोजा है वो खाने के काम में आता है। तो याद रखना कि चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है पाइनस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 497 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ 4 धातु लिखी है, सोडियम, सोना, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सोडियम मतलब Na, सोना मतलब हो जाएगा Au, पोटेशियम मतलब हो जाएगा K, और कैल्शियम मतलब हो जाएगा Ca। तो हमसे पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। जो सोना है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल जाता है, ठीक है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात आई है सोने की, तो सोने की बहुत सारी चीज़ें आप याद रखिए कि जो सोना होता है ये सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है। जो सोना है वो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु होती है, और ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। कौन, सोना। और सोने के द्रवणांक की अगर हम बात करें तो सोने का द्रवणांक होता है 1063 डिग्री सेल्सियस। तो सोने का द्रवणांक की बात करें तो 1063 डिग्री सेल्सियस मतलब 1063 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव अवस्था में प्राप्त होता है।
और 2600 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक, इसका सोने का। और इसके अगर हम विशिष्ट घनत्व की बात करें तो 19.3 होता है किसका, सोने का घनत्व। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 498 का, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। ठीक है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन है जो कि अधिक काम कर रहा है। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं कि एक घूमता हुआ पहिया, सेकंड ऑप्शन है बंदूक की एक चलती हुई गोली, थर्ड ऑप्शन है गतिशील पत्थर, और फोर्थ ऑप्शन है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे अधिक काम जिसमें हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो काम की बात आई तो काम का फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, तो W बराबर से F इंटू डी होता है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है यहाँ पर, तो बंदूक की गोली तय कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा डी का मान होगा, जितना ज़्यादा विस्थापन होगा, उतना ही ज़्यादा कार्य हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 499 की आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त होते हैं। ठीक है, तो देखो कितने समूह, पहले समूह बोला है और फिर आवर्त बोला है। तो हम इतना जानते हैं कि 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी कब दी गई थी, तो 1913 में दी गई थी। कौन ने दी थी, तो मोसले ने दी थी। और मोसले कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। कितने समूह होते, तो 18। 7 आवर्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने तत्व होते हैं इसमें, तो 118 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। कितनी अधातु होती है, तो इसमें होती है 22 अधातु होती है। इस 22 अधातु में कितने द्रव्य अधातु है, तो एक द्रव्य अधातु होती है। और 11 होती है क्या, गैस होती है। और 10 अधातु होती है ठोस। ठीक है, तो याद रखना कि टोटल 22 अधातु है जिसमें से 10 होती है क्या, ठोस, 11 होती है गैस और एक होती है द्रव्य अवस्था में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल धातु कितनी है, संक्रमण तत्व तो कितने हैं, 35 है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। और जो अगर आएगा तो हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है 500वें नंबर का कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो आपको ये पता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब निर्वात में भी ये चल सकता है। ठीक है, तो प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, तो पहला ऑप्शन है हवा, सेकंड ऑप्शन है निर्वात, थर्ड ऑप्शन है पानी और फोर्थ ऑप्शन है कांच। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है किसमें, निर्वात में, क्योंकि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और इस प्रकाश की जो गति है इसकी गणना सबसे पहले कौन ने करी थी, तो रोमन ने करी थी। कौन ने करी थी, सर्वप्रथम इसकी गणना रोमन ने करी थी, ये आपको याद रखना है। और होती कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये निर्वात में हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल। पानी में अगर हम बात करें तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, पानी में। कांच की अगर हम बात करें तो कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है कांच में। तो आपको याद रखना है कि निर्वात में पानी की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपको याद रखना है। और प्रकाश कैसे गमन करता है, तो ये फोटान के माध्यम से चलता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है या पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। और इसे क्या कहा जाता है, बंडलों को तो फोटान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। कौन, प्रकाश की चाल। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 501 नंबर का कि जब एक पिंड, ठीक है, जब तक किसी पिंड, या ऐसा कुछ हो जाएगा, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी खालिस्तान निरंतर परिवर्तित होती रहती है। कहने का मतलब कि ये एक पिंड है, सपोज ये एक पिंड है, एक व्यक्ति इसे इधर से धक्का रहा है, एक व्यक्ति इधर से धक्का रहा है, और मान लो इधर से धक्काने वाले 2 व्यक्ति हो जाते हैं, तो आपको पता है कि इधर से लगने वाला बल जो होगा कम होगा और इधर से लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी एक ये पत्थर को 2 लोग इधर से धक्का रहे तो डेफिनेटली इधर आएगा और इधर वाला
कम बल लगा रहा है तो इधर कम जाएगा, ठीक है, मतलब इधर जाएगा ही नहीं, इधर आएगा। तो असंतुलित बल है, मतलब एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम लग रहा है, तो इसमें लगातार क्या परिवर्तित होते रहेगा ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड ऑप्शन है आकृति, थर्ड ऑप्शन है चाल और फोर्थ ऑप्शन है भार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल मतलब अलग अलग बल अगर लगाते हैं तो क्या परिवर्तित होगी, तो चाल परिवर्तित होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 502 नंबर का कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, मतलब वृत्तीय पथ इस प्रकार से होता है, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है और इसके केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, ठीक है, एफ जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। तो लगने वाला बल क्या कहलाता है ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है साधारण बल, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, थर्ड ऑप्शन है कोणीय बल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो जब हम ये बोल सकते हैं कि एक रस्सी से एक पत्थर बांध लो और उसे गोल घुमाते हैं तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि जब साइकिल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं या कार चलाते हैं, मोड़ में जब आप चलाते हैं तो हल्का सा अंदर की ओर एक झुकाव होता है, तो वो कौन से बल के कारण होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो बल लगता है वो बराबर से होता है F इंटू mv² अपॉन r, ठीक है। तो F यहाँ पर बल है, अभिकेंद्रीय बल, R है त्रिज्या, ठीक है, जितना बड़ा सर्कल बन रहा है उसकी त्रिज्या है, और V क्या है, जो गति से चल रहे हैं वो वेलोसिटी वेग है, और M क्या हो जाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभिकेंद्रीय बल, और एक बल का नाम और सुना होगा, एक अभिकेंद्रीय बल होता है और एक होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है, केंद्रीय बल। तो आपने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन होती है वह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल होता है और ये अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 503 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चार यहाँ पर जानवर दे रखे हैं, पतंगा, हाथी, शार्क और पर पोइसेस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, और पराध्वनि मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो होती है उसे पराध्वनि बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की जो पर पोइसेस है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, और जो कितनी होती है 2000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पराध्वनि को कौन कौन सुन सकता है, तो इसे सुन सकता है कुत्ता, ठीक है, बिल्ली सुन सकती है इसे, और चमगादड़ सुन सकती है, ठीक है। कौन को, पराध्वनि को, ये आपको याद रखना है। और इस पराध्वनि का यूज़ किया जाता है ट्यूमर के इलाज में, ठीक है, मस्तिष्क में जो ट्यूमर हो जाता है जिसे बोलते हैं मस्तिष्क का कैंसर, उसके इलाज में भी इस पराध्वनि का यूज़ किया जाता है, और गठिया बात जो होती है, ठीक है, गठिया रोग होता है उसके उपचार में भी इस पराध्वनि का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 504 कि निम्न में से कौन सा विकल्प है उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है, ठीक है। तो हमसे ये बोला है कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अगर कम है मतलब वो होगा क्या, अम्ल होगा। तो हमसे यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय pH मान 7 से कम है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कम pH मान होगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH4Cl होता है किसका, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वह एक प्रकार का अम्ल होता है। पर यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले की बात करें तो NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। तो ये तीनों चारों फॉर्मूले भी आपको याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3। तो फाइनली हमसे पूछा था अम्ल कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड होगा फर्स्ट है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 505 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, मतलब लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है कौन से तत्व का रासायनिक नाम। तो पहला ऑप्शन है आयरन जिसको हम लिखते हैं Fe, सेकेंड है कार्बन जिसको लिखते हैं C, थर्ड है क्लोरीन जिसको लिखते हैं Cl और फोर्थ है एल्यूमिनियम जिसको लिखते हैं Al। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कहाँ से लिया है, लैटिन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, वह आयरन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस आयरन क्या है, तो आयरन की और चीज़ें याद रख लो। जो आयरन है ये किन किन अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, तो ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट,
सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो आयरन है वो हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, लेमोनाइट से, सीडेराइट से, आयरन पायराइट से और कैल्कोपायराइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और एक आयरन का एक अयस्क होता है कौन सा, मैग्नेटाइट। तो आयरन का एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, जिसको बोलते हैं चुंबकीय अयस्क कहा जाता है। तो पेपर में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि चुंबकीय अयस्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और जो लोहा होता है वो एक संक्रमण धातु होती है, मतलब डी ब्लॉक की जो धातु होती है उन्हें हम संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। तो और आयरन आया है। ठीक है, तो आयरन का जो Fe होता है संकेत, और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 26 होता है। ये आपको याद रखना है। कार्बन है C और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का होता है 6। क्लोरीन आया है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक Al और इसका कितना होता है, 13 होता है। अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है 506 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हवा में क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वाष्प उत्सर्जन, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है श्वसन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मल्य त्याग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और आई होप हर एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बना होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है 507 नंबर का, कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखो क्या बोला है कि धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रही है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर 10th क्लास की NCERT पढ़ रखी होगी तो इसका आंसर डेफिनेटली आप जरूर बता पाओगे। पहला ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है लीड, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम होता है Al, ठीक है, ये क्या होता है कि वाष्प से अभिक्रिया करती है, गर्म वाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो धातु ऑक्साइड बनाती है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो याद रखना कि जब जल वाष्प से क्रिया कराई जाती है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और बाकी जो कॉपर, लेड और सिल्वर ऐसा नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 508, कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा यहाँ कि गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिरता है। तो आपको पता है ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है रॉकेट का लॉन्च होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा राइट आंसर, कि रॉकेट का लॉन्च होना गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम काफ़ी देखते रहते हैं। जैसे नाव से व्यक्ति कूदता है तो वो भी गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी खींच रहा है, बाल्टी की रस्सी टूट जाती है तो वो भी गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। अगर आप आपके छत के ऊपर से चढ़कर कूद जाओगे नीचे और आपको जो चोट लगेगी वो भी गति के तृतीय नियम का उदाहरण होगा। तो उसी प्रकार रॉकेट का लॉन्च होना भी गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 509 नंबर का, कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻24 है। ठीक है, -24 है। अगला है, देखो ये ऐसा लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। 6 × 10⁻24 kg। सेकेंड ऑप्शन यहाँ लिख रखा है 6 × 10⁻24 kg। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है 6 × 10⁻23 kg। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 6 × 10⁻23 kg। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आगे भी 1-2 बार शायद रिपीट हो सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिविजन होना चाहिए। पृथ्वी की बात हो रही तो पृथ्वी के द्रव्यमान तो आपको पता चल चुका है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, और पृथ्वी का घनत्व की अगर हम बात करें तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वो 3 भागों में स्पेशली बटी होती है, सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पेशली 3 भागों में बटी होती है, सियाल, सीमा और नीफे। और पृथ्वी का जो औसत व्यास है वो होता है 12,740 किलोमीटर। ठीक है, 12,740 किलोमीटर औसत व्यास होता है पृथ्वी का। परंतु यहीं पर इस पृथ्वी का अगर हम रेखिक व्यास पूछे तो पृथ्वी का रेखिक व्यास होता है, मतलब
विषुवती व्यास जिसको हम बोलते हैं, तो पृथ्वी का विषुवती व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। और अगर हम पूछ ले कि इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है किसका, पृथ्वी का, तो 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री के साथ झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन 510 नंबर का है कि मधुमक्खी का डंक का इलाज करने के लिए खालिस्तान के घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको सपोज मधुमक्खी ने काट लिया तो इसके डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो पहला ऑप्शन है नींबू के रस का, सेकंड ऑप्शन है दूध का, थर्ड ऑप्शन है सिरका और फोर्थ ऑप्शन है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि यदि किसी को मधुमक्खी काट ले तो बेकिंग सोडा अगर लगा दिया जाए तो जहर उतर जाता है, कम हो जाता है, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। बात होती है मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी का जो अध्ययन है वो एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना है कि मधुमक्खी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मधुमक्खी पालन का, तो एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 511 आ जाएगा कि खालिस्तान एक प्रस्वेदी यौगिक है। ठीक है, ऐसा कौन सा यौगिक है कि जो प्रस्वेदी यौगिक है, तो सबसे पहले ये सुन लो कि जो प्रस्वेदी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि प्रस्वेदी पदार्थ वह पदार्थ है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, तो प्रस्वेदी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या, सल्फ्यूरिक। आपको पता चल चुका है प्रस्वेदी यौगिक किसको बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2, ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, ये किलो चूना लिखा, वैसे कली चूना होगा। ठीक है, कली चूना होगा। ठीक है, तो कली चूना होगा। तो हमसे कुछ पूछा यह गया है कि खालिस्तान एक प्रस्वेदी यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही है यहाँ पर राइट आंसर कि जो कली चूना होता है जिसे हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो कि प्रस्वेदी यौगिक होगा। कहने का मतलब कि ये आर्द्रता और CO2 को आसानी से अवशोषित कर लेता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और कैल्शियम ऑक्साइड CO है ना, ये किलो चूना लिखा है, या कली चूना होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 512वां नंबर का कि जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है। तो सिंपल सी बात ऐसी है कि सपोज ये एक ग्लास है। ठीक है, ये एक ग्लास दिया हुआ है और यहाँ पर एक कार्ड रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से अगर कोई कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, और जैसे हम इसे इस प्रकार से धक्का देंगे तो ये सिक्का खींचेंगे, सॉरी, इसे अगर हम इस प्रकार से खींच लें इस कार्ड को, तो सिक्का नीचे पानी में गिर जाता है। तो ये कौन से नियम का एग्जाम्पल ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का, तीसरा नियम। सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है जड़त्व का सिद्धांत। और फोर्थ ऑप्शन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जड़त्व का सिद्धांत। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो जड़त्व होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो जड़त्व है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है, ठीक है, गति का, और एक होता है विराम का जड़त्व। तो हम इतना जानते हैं कि ये जो सिक्का था विराम अवस्था में था, परंतु जैसे ही इसे गति मिली तो वो सिक्का, ये कार्ड तो गतिशील अवस्था में आ गया पर सिक्का अभी भी विराम अवस्था में था। तो ये विराम के जड़त्व के कारण कहाँ गिर जाएगा, ग्लास के अंदर कर गिर जाएगा। और जड़त्व का सिद्धांत मतलब गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम यहाँ पर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े सा मिसप्रिंट है पर कोई दिक्कत नहीं। कौन सा तत्व पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जाइलम, सेकंड ऑप्शन है कोलेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, तो पौधों की जो दृढ़ता कौन प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है यह एक ऊतक है जो पौधों में कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है, ये याद रखना है। और स्क्लेरेनकाइमा में और एडिशनल फैक्ट याद रख लो कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। ठीक है, मतलब जो स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति इतनी मोटी होती है कि आंतरिक स्थान नहीं होता। और ये ऊतक पौधों की बाह्यतम परत, ठीक है, बनाते हैं। मतलब कोई भी आप अगर पेड़ देखोगे तो उस पेड़ की जो
तना है उसका जो बाहरी सिरा क्या होगा, मोटा होगा, कठोर होगा, ठीक है। तो वो होता है किसका, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। और अगर आपने नारियल देखा होगा तो नारियल के ऊपर का जो कठोर आवरण है वो भी किसका बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब देखो ये तो स्क्लेरेनकाइमा की बात हो गई। जाइलम के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लेना कि जो जाइलम होता है इसे चालन ऊतक कहा जाता है। पेपर में ये पूछ लिया जाए कि चालन ऊतक किसे कहा जाता है, तो चालन ऊतक कहा जाता है किसको, जाइलम को, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम मिलकर, जाइलम का एक हिंदी नाम क्या होता है, तो दारू होता है। याद रखना आपको, जाइलम का हिंदी नाम क्या होता है, दारू होता है। जाइलम और जो फ्लोएम होता है दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 515वें नंबर का कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में भी मृत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ऐसा कौन सा है जो मृत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, ठीक है। तो क्या ये मृत्स्य वर्ग गलफड़ों से सांस लेते हैं, तो बिल्कुल लेते हैं, तो पहला तो सही है। सेकंड है हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, ठीक है। तो जो अंतः कंकाल होता है या तो वह हड्डी से बनता है या उपास्थि से बनता है, किसका, मृत्स्य वर्ग का, तो ये भी सही है। थर्ड देखोगे सल्क का बाही कंकाल होता है, तो ये भी सही है कि जो सल्क है, ठीक है, साख है, वैसी साख का बाही कंकाल, तो ये भी सही है। तो फोर्थ यहाँ पर गलत हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि स्यूडो कॉलम की उपस्थिति जो कि मृत्स्य वर्ग में नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई आपको। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। अब मृत्स्य वर्ग की अगर बात करी तो जो मृत्स्य वर्ग है इनके प्राणियों में जो हृदय होते हैं वो द्विवेशमी होते हैं, मतलब 2 कक्षीय होते हैं, ठीक है। तो मृत्स्य वर्ग के जो हृदय है वो 2 कक्षीय होते हैं। और मृत्स्य वर्ग का जो रक्त पंप होता है इसमें हमेशा और हमेशा अशुद्ध रक्त का पंप होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में 4 कक्षक होते हैं हृदय में, परंतु इसमें हमारे जो शरीर का हृदय है उसमें 4 कक्षक होते हैं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों का पंप किया जाता है, ठीक है। परंतु जो मृत्स्य वर्ग है उसमें सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त पंप किया जाता है, ये आपको याद है रखना है। और जो मृत्स्य वर्ग है ये पाए जाते हैं लवणीय जल और मृदु जल में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो मृत्स्य वर्ग है इनका शरीर धारा रेखीय प्रवाह का होता है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि जो एक रोहू मछली होती है, कौन सी, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम होता है लेबियो रोहिता, ठीक है। रोहू मछली का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है लेबियो रोहिता, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। रोहू मछली का रासायनिक नाम लेबियो रोहिता। और एक और मछली का नाम पूछा जाता है यहाँ हिप्पोकैम्पस, ठीक है। जो एक हिप्पोकैम्पस एक मछली का नाम होता है जिसे समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 516वें नंबर का कि मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा, ठीक है, जो मनुष्य में पाया जाता है प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा आप जानते होंगे, इससे कौन सा काम किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। सेकंड ऑप्शन है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। और फोर्थ ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को अपशिष्ट को बाहर भी निकालता है और भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और भी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो देखो ये जो है भ्रूण का पोषण जो जरायु, ठीक है, जरायु और अपरा द्वारा होता है। याद रखना कि इसी के प्लेसेंटा के अंतर्गत आता है क्या, जरायु और अपरा, ठीक है। अपरा को इंग्लिश में जो प्लेसेंटा है इसको हिंदी में कहा जाता है अपरा, ये आप याद रखना, ठीक है। तो जो भ्रूण का पोषण है अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा होता है, ठीक है। और भ्रूण में 3 जनित स्वर होते हैं, जननिक स्वर होते हैं। जो भ्रूण होता है उसमें कितने 3 जननिक स्तर होते हैं। तो पहला होता है एंडोडर्म, ठीक है, जो बाहरी परत होती है जो भ्रूण बनता है तो उसको एंडोडर्म। सेकंड होता है मीसोडर्म और थर्ड होता है एक्टोडर्म। मतलब परत अगर हम 3 भागों में बांट लें तो सबसे बाहर को बोल देंगे हम क्या, एंडोडर्म, सेकंड वाली को मीसोडर्म और फोर्थ वाली को बोल जाएंगे एक्टोडर्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 517 नंबर का हो जाएगा कि जल में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसके रक्त है ना, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य में अक्सर करके शुगर की बीमारी देखी जाती है, ठीक है। वैसे शुगर होता ही है, परंतु शुगर का स्तर बढ़ गया है वो किसके द्वारा पता चलता है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है गुर्दा, सेकंड ऑप्शन है पित्ताशय, थर्ड ऑप्शन है यकृत और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। तो शर्करा बढ़ गई हमारे शरीर में, किसके माध्यम से पता चलता है, तो अग्नाशय के माध्यम से चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिका के द्वारा लगाया जाता है। और यह आपको याद रखना है आपकी इंसुलिन अग्नाशय
के एक भाग जो इंसुलिन होता है, आपको ये पता है कि इंसुलिन से ही रक्त शर्करा कम और ज़्यादा होती है। तो इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ये आपको याद रखना है कि अग्नाशय का एक भाग है जो इंसुलिन होता है, वह अग्नाशय का एक भाग होता है लैगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन के अल्प स्त्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जब इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, और इसके अति स्त्राव से, अगर जब इंसुलिन की अधिक मात्रा अगर हमारे शरीर में स्त्राव होने लगे तो हम इसको बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं जब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है उसे। अगला क्वेश्चन है 518 नंबर का कि जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरॉन के परमाणुओं में खालिस्तान कक्षाएं होती है, ये हमसे बोला है। ठीक है, कितनी कक्षाएं होती है पूछा है। पहला ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 7, पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। कितनी? 4 होती है। तो देखो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरान के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 519वां। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी का अच्छा नॉलेज है और आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही से बता पाएंगे। तो 519वें नंबर का क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का सही क्रम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सिल्वर, निकिल, सबसे ज़्यादा सिल्वर, फिर निकिल, फिर मरकरी और टंगस्टन। सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर, टंगस्टन, निकिल और मरकरी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मरकरी, निकिल, टंगस्टन और सिल्वर, सिल्वर, टंगस्टन, मरकरी और निकिल। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता। ठीक है, किसकी? मरकरी की हो जाएगी, फिर निकिल, फिर टंगस्टन और सिल्वर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? सबसे कम होगी। तो हम इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते थे। हमें इतना तो पता है कि जो सिल्वर है, चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सिल्वर सबसे कम सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन 520 नंबर का कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चनों में से एक है आज तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, ठीक है, 60 kg, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो इसका 1/6 हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब 1/6 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितने गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है 521 नंबर का कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम किसका पीएच मान होता है? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर कि अमोनियम क्लोराइड। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? NH4Cl। अगला क्वेश्चन है 522 नंबर का कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। लेंस जब बनाए जाते हैं तो किसका यूज़ नहीं करते, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कांच, सेकंड ऑप्शन है पानी, थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक और फोर्थ ऑप्शन है मिट्टी। तो डेफिनेटली कि मिट्टी जो है ये तो अपारदर्शी है, तो मिट्टी का यूज़ नहीं होता होगा। तो यहाँ यही पूछा है कि किसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर कि मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 523 नंबर का कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फिर फाइल बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण पत्थर या फिर फाइल का मतलब उसे ऐसा चौड़ा करना। ठीक है, इतनी बड़ी धातु उसको इतना बड़ा कर देना, तो ये कौन से गुण के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है तन्यता, सेकंड ऑप्शन है प्रतिबद्धात्मकता, थर्ड ऑप्शन है चालकता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु छोटी है उसे पीट कर बड़ा करना है तो उसका वो कौन से गुण के कारण होता है? आघातवर्धनीयता के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता का गुण किस में होता है? तो गोल्ड में होता है, सोना मतलब Au में होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 524 कि
कांस्टेंट खालिस्तान धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, एक मिश्र धातु है कौन सी, कांस्टेंट, जो किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, निकिल और मैग्नीज। सेकंड ऑप्शन है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। थर्ड ऑप्शन है कॉपर और निकिल। और फोर्थ ऑप्शन है निकिल, टाइटेनियम, आयरन और क्रोमियम। ठीक, सॉरी Cr, क्रोमियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि कॉपर और निकिल को जब मिश्रित किया जाता है तब बनता है कौन सा, कांस्टेंट धातु बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है, यहाँ क्या राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 3-4 मिश्र धातु और याद रख लीजिए। तो ये तो हो गई किनसे, कांस्टेंट मिश्र धातु। एक होता है डेल्टा मेटल। ठीक है, डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल होती है किससे मिलकर बनी होती है, तो कॉपर से, जिंक से और आयरन से। ठीक है, तो कॉपर, जिंक और आयरन से मिलकर क्या बनती है, तो डेल्टा मेटल बनती है, ये आपको याद रखना है। एक होती है मोनेल मेटल। ठीक है, मोनेल मेटल, और मोनेल मेटल बनती है कॉपर और निकिल से। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मोनेल मेटल है और कांस्टेंट मेटल है ये दोनों का एक ही नाम है। मोनेल हिंदी में बोलेंगे और कांस्टेंट इंग्लिश नेम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक होती है मैग्नीलियम धातु। ठीक है, याद रखना, मैग्नीलियम मिश्र धातु होती है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम Mg से मिलकर बनती है कौन सी धातु, तो मैग्नीलियम मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 525वां कि मछली के हृदय में खालिस्तान कक्षक होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, तो मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 1 और थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की जो मछली है उसके हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो 2 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये भी याद रखोगे कि मछली का हृदय हमेशा और हमेशा एक अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त को पंप करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉकरोच की बात करें, ठीक है, तो कॉकरोच के हृदय में टोटल कितने कक्षक होते हैं, तो 13 कक्षक होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्षक होते हैं। पर एक होता है केचुआ। ठीक है, ये आपने देखा होगा बरसात में, केचुए के हृदय में टोटल कक्षकों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ये आपको याद रखना कि जो केचुआ होता है उसके हृदय में टोटल 4 जोड़ी कक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 526 नंबर का कि खालिस्तान कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा रसायन है जो कि कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसमें एक कार्क जो ढक्कन लगा होता है उसमें एक हल्की सी एक धातु रहती है व्हाइट कलर की। ठीक है, उस ढक्कन में तो वो बोलता है कि गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो वो क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्यूटीन, सेकंड ऑप्शन है सेफ्रेनिन, थर्ड ऑप्शन है सुबेरिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा काइटिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर की वो सुबेरिन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सुबेरिन कार्क सेल में मौजूद एक ऐसा रसायन है जो उसमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, और जो कार्क है वो कैम्बियम द्वारा, ठीक है, जो कार्क है, जो ये है कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर का कार्क का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक होता है क्यूकर्स सुबर। ठीक है, क्यूकर सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है कौन, तो ये जो होता है सुबेरिन, ये किससे प्राप्त होता है, तो क्यूकर्स सुबर नाम के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 527 कि बेकिंग पाउडर खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिश्रण है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो बेकिंग पाउडर होता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ टार्टरिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण से बनता है कौन, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड है राइट आंसर। ठीक है, अगला ये अगर बेकिंग पाउडर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर का यूज़ पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और टार्टरिक अम्ल आपको पता होगा, एक टार्टरिक अम्ल होता है वो कहाँ किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है और सेब में पाया जाता है कौन सा, मैलिक अम्ल। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा, सेकंड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल से बनता है कौन, बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन 528 नंबर का है कि कोटोन, वैसे यहाँ कोटोन लिखा है पर ये कीटोन होगा। ठीक है, ये कीटोन, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन। ठीक है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन कार्बन
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कीटोन जो नाम होता है उसमें उस श्रृंखला के अंत में जो हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस प्रत्यय को। तो पहला ऑप्शन है ओइक, सेकंड ऑप्शन है ऑल, थर्ड ऑप्शन है अल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। उसे क्या कहा जाता है, तो ऑन कहा जाता है। तो कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है, तो ऑन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 529वां। अच्छा क्वेश्चन है भी यहाँ कि दिए हुए परिपथ में प्रवाह, ठीक है, दिए हुए परिपथ में खालिस्तान का प्रवाह वामावर्त है। ठीक है, वामावर्त मतलब ये हो जाएगा दक्षिणावर्त और ये हो जाएगा वामावर्त। तो ये आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज, सेकंड ऑप्शन है प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है धारा और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर कि हमेशा माइनस से प्लस की ओर कौन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और ये कौन सी दिशा है, तो वामावर्त दिशा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 530 नंबर का कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्वारीय बल, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय बल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर हो जाएगा क्या, नाभिकीय बल कहलाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, खत्म होगा, ठीक है, 9 बजे के बाद, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी वायर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।